बांग्लादेश भी इस नई अलायंस का यानी इस्लामिक नेटो का हिस्सा बनने जा रहा है। और अगर वाकई में ये सच हो गया तो इंडिया के लिए एक नया खतरा सामने आ जाएगा, जहां इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को कमजोर दिखाने के लिए पाकिस्तान और चाइना कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश के साथ सांठगांठ करने के पीछे चाइना और पाकिस्तान दोनों का हाथ है। चलिए इसको इन डिटेल समझते हैं कि एक्चुअल में यहाँ चल क्या रहा है, बांग्लादेश की नजदीकियां पाकिस्तान के साथ कैसे बढ़ रही हैं, इसके पीछे चाइना का हाथ कैसे है, और नई अलायंस जो है इस्लामिक नेटो या सुन्नी नेटो जो है इसका क्या अर्थ है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है और आगे आने वाले सालों में कौन से नए देश इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। इसको इन डिटेल समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए 2-3 सालों के अंदर ही बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां काफी ज्यादा खबरों में है, जहां पे बांग्लादेश कहता है कि मैं JF-17 जो फाइटर जेट है उसको खरीदना चाहता हूं, जो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ मिलकर ही डेवलप हो पाता है। ये एक नई मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्लान को डेवलप कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की, और अगर ऐसा कुछ संभव होता है तो शायद से बांग्लादेश की नजदीकियां और भी पाकिस्तान के करीब हो सकती है, जिसके कारण भारत के ऊपर खतरा हो सकता है। इसी के साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, मालदीव्स भी एक ऐसा देश है जो कि इस इस्लामिक नेटो के अंदर जा सकता है, जिसकी आशंकाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। अगर बांग्लादेश और मालदीव्स भी इसके साथ जुड़ गया तो शायद से भारत चारों ओर से यहाँ पे घेर लिया जाएगा। आपको क्या लग रहा है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब तक आप व्यक्त नहीं करेंगे तब तक चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी। चलिए इसको इन डिटेल समझते हैं, ये इस्लामिक नेटो आखिर है क्या। सबसे पहले इसको समझ लीजिए। इस्लामिक नेटो 7 अगस्त 2026 को स्टैब्लिश हुआ है। ये किया किसने है? पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की, ये तीनों की तीनों कंट्रीज ने मिलकर एक मिलिट्री डिफेंस ऑपरेशन यानी मिलिट्री डिफेंस अलायंस बनाया है, जिसके तहत ये लोग चाहते हैं कि ये नेटो की तरह ही काम करे। अगर एक देश पर अटैक किया जाता है तो दोनों देश इसका साथ देंगे। पर आप यहाँ ये बात समझिए कि यहाँ पे है सऊदी अरेबिया, जिसकी सिक्योरिटी प्रोवाइडर खुद यूएस था, तो यहाँ पर साथ किस चीज का होगा? यहाँ पर पैसों का यानी कि मनी का साथ होगा। वहीं पर टर्की है, वही देश जिस देश ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को वेपन सप्लाई किए थे। तो इसका साफ मतलब है कि टर्की जो है वेपन सप्लाई में हेल्प करेगा, वहीं सऊदी अरेबिया पैसों में हेल्प करेगा, और वहीं पाकिस्तान जो है इन दोनों देशों को भी सेम बेसिस पर हेल्प करने के लिए तैयार बैठा है। अब ये जो अलायंस बनाई गई है ये सेम नेटो के आर्टिकल 5 की तरह कही जा रही है, जहां पर एक देश पर अटैक सभी देशों की तरह माना जाएगा। पर सेम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कहूं या फिर अलायंस कहूं 2025 में भी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने बनाई थी, पर तब जब अटैक हुआ था तो पाकिस्तान कहीं पर भी नजर नहीं आया था, जब सऊदी अरेबिया के ऊपर ईरान ने अटैक किया था। यहां तक कि यूएस भी इसराइल को बचाने में लगा हुआ था, उसने भी सऊदी अरेबिया की कोई भी हेल्प नहीं की थी, जिसके कारण सऊदी अरेबिया को अब सिक्योरिटी चाहिए, ऐसी सिक्योरिटी जो अब यूएस हटाने वाला है, तो सऊदी अरेबिया के लिए कोई देश अपनी सारी फोर्सेस के साथ खड़ा हो सके। यही है पूरा इस्लामिक नेटो, जिसको सुन्नी नेटो भी कहा जा रहा है, क्योंकि सारे देश ही सुन्नी इस्लामिक देश हैं, यानी सुन्नी मुस्लिम्स के देश हैं। देखिए ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को साइन किया गया, इस अग्रीमेंट को साइन किया गया मक्का के अंदर, और अब जब इस रीजनल होली प्लेस के अंदर इन सभी अलायंसेस के साथ इस अलायंस को साइन किया गया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि 2026 नई अलायंसेस को दिखा रहा है। चाहे वो अलायंस इसराइल और यूएसए की हो, चाहे वो अलायंस इन तीनों देशों की हो, चाहे वो अलायंस नए देश जैसे पाकिस्तान की नए देशों के साथ करीबी, इन सभी को दिखाता हो। मैं आपको बता दूं पाकिस्तान का ये पहला स्टेप नहीं था, पाकिस्तान इससे पहले भी बहुत सारे नए स्टेप्स इस 2026 के अंदर ले चुका है, जिसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। अब मैं एक और देश पे आ जाती हूं जो कि इस इस्लामिक नेटो का हिस्सा बनना चाहता है, पर बावजूद इन सभी चीजों के हिस्सा बन नहीं पाएगा। वो है इजिप्ट। इजिप्ट चाहता है कि इस इस्लामिक नेटो का हिस्सा बने, पर क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस है, क्योंकि यहाँ खुद पॉवर्टी है, यहाँ पे बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है इकोनॉमिकली, तो इन सभी के कारण इजिप्ट जो है अभी इस इस्लामिक नेटो का हिस्सा नहीं बन पाएगा। जब खुद की अर्थव्यवस्था ही तितर-बितर हो रखी हो तो शायद से तब ऐसी अलायंस के अंदर पैर रखना मूर्खता होगी। पर यही बात पाकिस्तान नहीं समझ रहे। अभी हाल ही में बलूचिस्तान का टॉपिक सबसे पीक पर जाके बैठा हुआ है, वहीं पर पाकिस्तान नई अलायंसेस को फॉर्म कर रहा है। पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहिए, अपने देश को एकजुट करना चाहिए, उसके बाद ऐसी बड़ी अलायंसेस का हिस्सा बनना चाहिए। चलिए इसको छोड़ते हैं, बात सबसे पहले करते हैं कि एक्चुअल में अभी ये जो अलायंस है ये क्या चीज की तरह नजर आ रही है। देखिए हम पहले बात करें पाकिस्तान की, तो 2026 से ही इसके नए तरीके दिखाई दिए हैं, जहां पे सबसे पहले ये मीडिएटर का रोल प्ले करता है और बहुत से देशों में एक पीस दिखाने की कोशिश करता है कि मैं मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा हूं ईरान और यूएसए की सांठगांठ करवाने के लिए, इन दोनों के बीच में सुलह करवाने के लिए, पर बावजूद इसके वो सुलह अभी तक नहीं हो पाई है। उसके बाद पाकिस्तान इन नए तरीके के अलायंस के अंदर एंटर करता हुआ नजर आता है, जहां पे पाकिस्तान एक नए लीडरशिप रोल को दिखा रहा है कि कैसे पाकिस्तान नए लीडरशिप रोल्स को प्ले कर सकता है पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर, यानी कि जियोपॉलिटिकल एजेंडा अपना सेट करना चाहता है। वही पाकिस्तान है जो आईएमएफ से लोन्स लेता है, तब जाके इसकी इकोनॉमी चलती है। वही पाकिस्तान है जिसकी इकोनॉमी के हर एक देश के अंदर नए इंटरनल डिस्टर्बेंसेस आ रखे हैं। और पॉवर्टी के तो आप हाल ही मत पूछिए, जहां पे पॉवर्टी के लिए हर एक न्यूज चैनल पर पाकिस्तान को ललकारा जाता है।
देखिए, हम बात कर रहे थे इन पूरी अलायंसेस की। यहां पर नई अलायंसेस के साथ साथ सिक्योरिटी के अंदर भी चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये चेंजेस, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडिया से। इंडिया इन सभी चीजों को बहुत क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहा है और इंडिया नहीं चाहता इन सभी चीजों के कारण उसके बॉर्डर्स के ऊपर कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस आए जिसके कारण हमारे देश पर कोई भी हानि हो पाए। अगर हम बात करें इन देशों की, जैसे यहाँ पे बांग्लादेश है या फिर श्रीलंका है या फिर मालदीव्स है, अगर यहाँ से कोई भी अलायंस क्रिएट होता है जो कि इस इस्लामिक वर्ल्ड का अलायंस होगा, तो शायद से इंडिया को एक बार इन सभी के लिए सोचना पड़ सकता है और अपनी अलायंस के बारे में भी सोचना पड़ सकता है, क्योंकि 2026 नई अलायंस का गेम है। यहाँ पे इंडिया के पास कौन कौन से ऑप्शंस होंगे? इंडिया के पास पुराना फ्रेंड रशिया है, पर जो इस रोल के अंदर फिट नहीं बैठेगा। इसी के साथ इंडिया के पास ईरान है, जो कि इंडिया का काफी अच्छा मित्र है। दूसरी तरफ इंडिया के पास इजराइल है, जो कि इजराइल खुद इंडिया को अपना मित्र बताता है। तो इंडिया के पास हाल ही में 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं। पर अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्सपर्ट्स की, तो बालकृष्ण जी इसको पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि अगर कोई भी नेशन फॉर्मली इस अलाइनमेंट को ज्वाइन कर लेता है, जो कि पाकिस्तान सेंटर्ड है और म्यूचुअल डिफेंस फ्रेमवर्क पर काम करने वाला है, तो शायद से बे ऑफ बंगाल के अंदर सारे के सारी जो पिक्चर है वो उल्टी होती हुई दिखाई दे सकती है। इंडियन ओशन के अंदर सिक्योरिटी के अंदर काफी सारे क्रिटिकल पॉइंट्स सवाल उठते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें चंद्रा जी की, उन्होंने बताया कि मालदीव्स जो है वो लेस लाइकली है, मतलब कि इसको ज्वाइन नहीं करेगा। वहीं पर बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश भी इसे ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि शायद सऊदी अरेबिया और टर्की, ये दोनों देश ही इसकी रजामंदी ना दे। अभी तक बात यहां पे आई है क्योंकि ये दोनों देश जो है, या फिर हम बात करें इन सभी जगहों की, तो ये सब सार्क के मेंबर्स भी हैं। सार्क एक ऐसा गठन है जिसके कारण ये सभी देश, जितने भी पड़ोसी देश हैं, एक साथ एकजुट हैं। जहां पे हाल ही में हुए पाकिस्तान द्वारा टेरर अटैक के बाद इन सभी की बातचीत थोड़ी सी थम गई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सार्क का नामो निशान मिट गया है। देखिए, ये सभी चीजें जो शुरू हुई थी, मैंने आपको बताया कैसे पाकिस्तान ने 2026 में अपनी इमेज को ही पलट दिया है। वही इमेज जो ये सालों से नहीं पलट पाया, सिर्फ 1 साल में, आधे साल के अंदर, मतलब जनवरी से लेके अभी अगस्त तक के अंदर ही इसने सभी चीजों के डायनामिक्स को चेंज कर दिया है। पर अभी डोनाल्ड ट्रंप का इस पे क्या कहना है? जब कोई भी वर्ल्ड लेवल पे नए चेंजेस आते हैं तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को देखा जाता है, और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कोई भी टेक नहीं लिया, जहां पे एक नया नेटो बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कुछ ऐसे ही हो रहा है जैसे कि कोई एक कंपनी के मेंबर को या फिर एक एम्प्लॉय को नई चीज सिखाए और वो एम्प्लॉय खुद जाके अपनी नई कंपनी खोल ले। पाकिस्तान ने भी यूएसए के साथ शायद सेम ही किया है, या फिर मैं कहूं टर्की ने भी नेटो के साथ शायद सेम किया है, क्योंकि टर्की के पास काफी अच्छी इसके अंदर एक्सपर्टाइज है, काफी अच्छी नॉलेज है, क्योंकि बहुत सालों से इसका मेंबर रह चुका है। वहीं बात करें पाकिस्तान की, इस लीडरशिप रोल को प्ले करने से पहले उसे अपने खुद की फंडिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसको खुद को अपनी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इतनी बड़ी लीडरशिप रोल को प्ले करने के लिए खुद की रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी काफी जरूरी है। ये जो चीज है, इसे पाकिस्तान जरा समझ ले तो शायद वो इस लीडरशिप रोल को बहुत अच्छे से निभा पाएगा। चलिए, इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये डायनामिक्स जो है समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पाकिस्तान की बढ़ती हुई रीजनल लीडरशिप को भारत क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहा है। अब भारत के लिए एक और नई न्यूज सामने आई है, जहां क्या बांग्लादेश भी मक्का दिफाई मुआहदे में शामिल होने जा रहा है? यह खबर इसलिए गर्दिश कर रही है क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से बांग्लादेश के वज़ीर आज़म का ख़ुसूसी दौरे सऊदी अरब की दावत दे दी गई है और भारत ये दावा कर रहा है कि उसने एक ऐसे 200 अफराद को गिरफ्तार किया है जिसका मुबैना तौर पर ताल्लुक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से है। इन दोनों खबरों के असरात क्या हो सकते हैं, पूरी तफसीलात क्या है, माहिरीन इसके ऊपर राय क्या दे रहे हैं, ये तमाम तर वो चीजें आज के इस व्लॉग में शामिल होंगी। तो आगाज करते हैं आज के इस व्लॉग का। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 18 अगस्त 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरखास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ये कोशिश करूंगा कि बात इस व्लॉग के अंदर टू दी पॉइंट रहे और जो चीजें हमने कंपाइल की है ये मिनो अनपढ़ कर मैं आपके सामने रखूं, ताकि जो सूरत हाल है ये समझने में भी आपके लिए आसान हो जाए कि मामला जाता वक्त कहां नजर आता है। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान एक दिफाई नोयत का मुआहदा हुआ है, मक्का एग्रीमेंट इसको नाम दिया गया है। इसमें बाज माहिरीन ने यह ख्याल किया, ये जो मीडिया के अंदर जो खबरें गर्दिश हुई वो ये था कि ये नेटो तर्ज का मुआहदा है कि अगर एक मुल्क के ऊपर हमला होता है तो दोनों ममालिक के ऊपर भी जो हमला ये तस्वुर किया जाता है, यानी एक पर हमला तीनों पर तस्वुर किया जाएगा और तीनों ममालिक जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। अब इसके अंदर ये ज्यादा डिबेट ये की जाती थी कि भाई आया ये वाकई नेटो के आर्टिकल 5 की तरह है कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है, अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है, अगर तुर्की पर हमला होता है तो बकिया के जो दो ममालिक हैं ये अपनी फौज को वहां पर भेज देंगे। तो इस मामले के ऊपर इबाम और कंफ्यूजन अभी बाकी है और ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होगा। ये उस सूरत में एक्टिव होगा कि अगर किसी भी मुल्क को जमीनी मसला या जमीनी खतरा लाहक हो जाएगा तो उस सूरत में ऐन मुमकिन है कि बाकी के जो इत्तेहादी मुल्क हैं वो अपनी फोर्स को, मैन पावर को भेज सकते हैं। उससे पहले का जितना ताउन है वो पीछे रहकर ताउन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बुनियाद के ऊपर है, मुश्तरका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हवाले से, इस किस्म की चीजों के हवाले से है। एकदम से ऐसा
नहीं होगा कि कोई मुल्क अपनी जो फोर्स है वो भेज दे और जाकर उस मुल्क की जो लड़ाई है वो खुद ले ले और वो लड़ना शुरू कर दे। तो बहरहाल इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अब तुर्की और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि हम इस एग्रीमेंट को ओपन रखना चाहते हैं। ओपन से मुराद ये है कि अगर कोई और मुल्क भी आना चाहता है तो हम उसको भी कोशिश करेंगे कि इसके अंदर शामिल किया जाए। अब मिस्र के लिए पूरी भरपूर कोशिश कर रहा है तुर्की कि किसी तरह मिस्र जो है ये भी इस मायदे के अंदर शामिल हो जाए। चूंकि सऊदी अरब और मिस्र के आपस में इख्तिलाफात भी कुछ है, उनको दूर किया जा रहा है। तुर्की इसके अंदर सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मिस्र का भी एक मामला है। मिस्र भी इतनी जल्दी इस इत्तेहाद के अंदर आना नहीं चाहता है। हमने मिस्र के किरदार के हवाले से भी आपको बताया था कि वो अमेरिका का इंतहाई नजदीकी जो है वो इत्तेहादी माना जाता है, और ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि अगर मिस्र जो है वो मक्का मुआहदे के अंदर जा रहा है तो अमेरिका की इजाजत के बगैर जाएगा या अमेरिका की रजामंदी के बगैर जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। अलबत्ता जो चीज हिचकिचा रही है मिस्र को वो ये कि मिस्र ज्यादा करीब जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के है या उन ममालिक के है या बहरीन के नजदीक है जो कि सऊदी अरब के ज्यादा मुखालिफ समझे जाते हैं, तो उनके साथ मिस्र के एक अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मिस्र इस एग्रीमेंट के बाद खुद को एक बैलेंस, एक तवाज़ुन में कैसे कायम रख सकता है, मिस्र इस हवाले से देख रहा है कि हमें इस मायदे के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहरहाल अब इसको मजीद एक्सपेंड करने की बातें भी सामने आ रही हैं। बांग्लादेश का नाम क्यों सामने आ रहा है? तो बांग्लादेश का माजरा यहां से शुरू होता है कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के वली अहद हैं और इन्होंने बांग्लादेश के वज़ीर आज़म यानी कि तारिक रहमान को सऊदी अरब के दौरे की खसूसी तौर पर दावत दी, और सऊदी जो सफीर है अब्दुल्ला जाफर बिन अबी ने ये दावत तारिक रहमान को ढाका में पेश की। और काबिल जिक्र बात ये होती है कि जो तारिक रहमान है बांग्लादेश के वज़ीर आज़म, इन्होंने भारत का विजिट करना होता है, लेकिन ये अपने भारत के इस विजिट को या तो इन्होंने जाने का इरादा तर्क कर दिया या फिर कुछ वक्तों के लिए मुमकिन है कि मौखर कर दिया हो कि मैं अभी नहीं जा रहा, लेकिन इन्होंने सऊदी अरब के दौरे की दावत को एक्सेप्ट कर लिया है। और आने वाले दिनों के अंदर बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर बांग्लादेश के जो वज़ीर आज़म है ये इंतहाई अहमियत का हामिल ये विजिट कर सकते हैं। अब ये विजिट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मक्का दिफाई मुआहदे की फौरी बात हो रहा है, और सऊदी अरब और बांग्लादेश के ताल्लुकात अगर देखें, इन दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम देखें तो कुछ भी आइडियल आपको नजर नहीं आता, बल्कि सऊदी अरब का कुछ खास कंसर्न या इंटरेस्ट भी बांग्लादेश के अंदर नजर नहीं आता। बांग्लादेश का एक मुस्लिम मुल्क होने की हैसियत से तो होता है, लेकिन उस तरह उनकी भी तिजारती हजम, उस तरह की चीजें बांग्लादेश के सऊदी अरब के साथ भी नहीं है बांग्लादेश की। तो ऐसे में जब ये सवालात उठने लगे कि क्यों मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से बांग्लादेश के वज़ीर आज़म को खसूसी दावत खुद से दी गई है और उन्हें बुलाया गया है, तो इसके पीछे बाज़ माहिरीन का यह ख्याल है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि बांग्लादेश को भी इसके अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह अपनी सिक्योरिटी और तस्वीराती लिहाज से जो पाकिस्तान के ऊपर एक चीज को मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है तीन अतराफ से, यानी कि बात करें भारत की साइड से, भारत की सरहद से हमें खतरा रहता है, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, वहां की जो सरहद है वो गैर महफूज है, और अफगानिस्तान की सरहद को गैर महफूज होने के साथ साथ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है ये भी कुछ अच्छी नहीं है। तो पाकिस्तान एक किस्म का तीन अतराफ से मसाइल को जो है वो फेस करता है। भारत की बात करें तो भारत सिर्फ पाकिस्तान और चीन की हद तक रहता है और ये ममालिक की हद तक रहता है, और बांग्लादेश को भारत खुद अपनी एक तस्वीराती डेप्थ भी कहता है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी कहता है। और बांग्लादेश अगर इस इत्तेहाद के अंदर शामिल हो जाता है तो जाहिर है फिर भारत के लिए एक मसला बड़ा गंभीर हो जाएगा कि जहां पर वो पाकिस्तान और चाइना के करीब, उनकी सरहद के करीब अपनी मैन पावर वसाइल को ज्यादातर रखता है, उससे फिर बांग्लादेश की सरहद के पास भी फोकस करना पड़ेगा, और तीन ही अतराफ से भारत को भी जो खतरा है वो महसूस होगा और अपनी तमाम तर तवानाइयां इन तीन महाजों के ऊपर लगाता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर कल को यह खबर सामने आ जाए कि बांग्लादेश जो है वो मक्का दिफाई मुआहदे के अंदर शामिल हो जाए, क्योंकि अभी तो बहुत सी इब्तदाई सी बात है, हमें नहीं पता कि यह मामला कहां जाता हुआ नजर आता है या इस दौरे के क्या अगराज मकासद हो सकते हैं, लेकिन जो बाज़ माहिरीन तमाम तर चीजों को कवर कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इत्तफाकिया नहीं है कि मक्का दिफाई मुआहदे की फौरी बात जो है बांग्लादेश के वज़ीर आज़म को दावत दी गई है, तो इसका मतलब है कि बहुत कुछ ऐसा है जो पस मंजर के अंदर चल रहा है। अब इसके अंदर पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है? पाकिस्तान तो भारत ये चाहेगा कि भारत जितनी भी महाजों के ऊपर इंगेज रहे वो उतना ही अच्छा है, और बांग्लादेश जैसा अगर मुल्क पाकिस्तान मक्का दिफाई मुआहदे के साथ अगर इनका ताउन बढ़ता है तो इसके अंदर पाकिस्तान ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान को अपनी मैन पावर बांग्लादेश के अंदर तैनात कर देगा। हाँ, अलबत्ता यह जरूर हो सकता है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जो मुश्तरका टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है, क्योंकि चीन के साथ बांग्लादेश के अच्छे ताल्लुकात है, पाकिस्तान चीन तस्वीराती इक़्तिसादी लिहाज से दोनों एक अहम पार्टनर और